सलाम भाई साहब, क्या हालचाल। जय श्री राम, राधे राधे। क्या हालचाल बच्चों, सब ठीक? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम सारे भी एकदम मस्त हो, जबरदस्त हो, स्वस्थ हो। सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई चल रही है। और बच्चों बच्चों, गर्मी से राहत है? कुछ ठीक हुआ है मौसम? नहीं है? अच्छा। अभी भी? कल कहाँ थे तुम? कल आए थे आप? जय श्री राम, राधे राधे। चलिए। जय हिंद। कल आए थे आप? अरे वाह। चलिए। बच्चों, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों, सैटरडे के दिन हम लोग के दो क्लास होंगे। तो एक क्लास में मैं आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाऊंगा। कोशिश करेंगे सैटरडे की, शायद हम लोग बच्चों एक अभी कुछ प्रॉमिस नहीं है, दंगल हो सकता है मैं करवाऊं सैटरडे के दिन। तो फ्राइडे को आपको अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, यानी कल की क्लास में बता दूंगा कि अगर हम लोग का सब टेक्निकल सब कुछ अच्छा रहता है तो सैटरडे के दिन दंगल कर लेंगे एक क्लास में। और एक क्लास में मैं आपको ग्राफ्स पढ़ा दूंगा। तो सैटरडे के दिन मैं कोई नई चीज आगे नहीं पढ़ाऊंगा। तो सैटरडे के दिन दंगल और यही रहेगा अपना ग्राफ वाला। जो एक क्लास में हम लोग नहीं कर पाए थे ग्राफ, या मेरी आवाज शायद नहीं रह रही, तो मैं रिवीजन करा दूंगा आपको, ठीक है? तो जो बच्चों को आता है वो ऑलरेडी आता है, उनका हो जाएगा। जो बच्चे नहीं उस दिन किसी वजह से देख पाए थे या बाद में नहीं सुन पाए थे, तो उनका भी हो जाएगा कवर, ठीक है? तो कल बच्चों और थोड़ा सा मैं कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे देखना है कि हम लोग उसको टेक्निकल चीजों की वजह से करा पाएंगे कि नहीं। तो कल और कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हैं बेटा? नमस्कार, नमस्कार। हाँ सूरज जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग। अरे मैं ग्राफ में ध्यान नहीं देता तो तुम पागल नहीं हो जाते कि अरे बताओ ग्राफ नहीं बता रहे हैं, नंबर मेरे उसी की वजह से नहीं आए? तो मैं सोचा वजह नहीं देनी है। और फिर 45। हाँ, 45 के 45 सही होने चाहिए सूरज, लेकिन क्यों? कहाँ गए थे भैया? इतना क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट है? शादी वादी हो गई मतलब, उसका चल रहा है क्या तुम्हारा? शादी वादी की बात चल रही है क्या, कि मतलब? अरे तो तुम्हें क्या है? हैं? तो किस और क्या इंपॉर्टेंट काम है जीवन में, बताओ? पढ़ाई के अलावा नीट की तैयारी कर रहे हो? दवाई लेने गए थे? चलिए चलिए। ठीक है, मिले किसी डॉक्टर से वहां? हम्म। चलो सही है। तो बच्चों, तुम लोग फ्यूचर में बढ़िया डॉक्टर बनोगे, तो बस अच्छे थोड़ा डॉक्टर बनना, और पेशेंट को देख के मुंह मत बनाना। खुशी खुशी पेशेंट्स को। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास जाओ, उनका पहले ही मुंह बन जाता है कि अरे कहाँ से आ गए। हाँ हाँ, मतलब पैसे छापने वाले भी हैं। नहीं, मैं जनरली प्राइवेट क्लिनिक में जाओ तो थोड़ा सा अच्छा बिहेव भी कर लेते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट और उसमें चले जाओ तो उनका मुंह ही बन जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर आपसे थोड़ा सा हंस के इतना बोल दे कि कोई बात नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, तो भले ही वो नॉर्मल चीज हो या ना हो, उसके केवल कह देने मात्र से बहुत वो मिल जाती, हिम्मत मिल जाती कि चलिए ठीक है, ठीक हो जाएगा। कुछ डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं कि अरे सुनो, तुम यही करते रहते हो क्या, फिर बीमार हो गए हैं, तो भागो यहाँ से। अच्छा, तो तुमने उसको उसको काउंसलिंग करी कि नहीं, कि टेंशन वेंशन ना लिया करो, ये सब चलता रहता है, लाइफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। चलो शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। कल की क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे बात करी थी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज पे बात करी थी। है ना? तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। पहली चीज कि लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो कर दो। उसके लिए क्या क्या करना है? एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को जीरो करना है, वाई डायरेक्शन पे लगने वाले फोर्सेस को जीरो करना है।
उसके बाद बच्चों हमने उस पे कुछ एग्जांपल्स लिए। अगर आपके पास 3 फोर्सेज हैं, ठीक है, तो आप लामीज थ्योरम लगाइए, उससे बेहतर है, मतलब काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 फोर्सेज है तो लामीज थ्योरम, 3 से ज्यादा फोर्सेज हैं तो फिर आप बच्चों उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़िए और फिर समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो करिए, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो करिए और फिर जो भी अननोन चीजें हैं उनको निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे फ्रिक्शन से। बच्चों एक बार कल का जो लास्ट टॉपिक था वो मतलब आदमी सपोर्ट कर रहा है और वेइंग स्केल की रीडिंग निकालनी थी, वही था ना आखिरी सवाल कल का? ठीक, चलिए तो बच्चों अब आ जाइए फ्रिक्शन, मेन हेडिंग डालिए फ्रिक्शन। डल गई बेटा हेडिंग फ्रिक्शन? चलिए आज ये बच्चों डिस्कशन करेंगे, थोड़ी देर फ्रिक्शन पे बात करेंगे और फिर मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा इसमें। बच्चों आप में से कोई भी जिसको भी थोड़ा बहुत लग रहा हो कि एक्सप्लेन करना चाहे तो बच्चों मेरे आपसे 2 सवाल हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, पहला सवाल, और फ्रिक्शनल फोर्स क्यों आता है। अगर आप सही गलत की परवाह मत करिए, जो भी आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों आता है, आप बेझिझक बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, और बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, और बताइए बच्चों। सही है, 3 इंफॉर्मेशन अभी तक आई हैं, तीनों एकदम सही हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा बच्चों? फ्रिक्शन किसी भी मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, मोशन को अपोज भी कर सकता है। ठीक है, और बच्चों कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? ठीक, तो बहुत बढ़िया बच्चों, जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया एकदम सही है, मोस्ट ऑफ द केसेस एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन्ड है। मैं थोड़ा सा इसमें और बता देता हूं बच्चों। देखिए फ्रिक्शन जो है रेजिस्टिव फोर्स है ना, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, जब भी 2 सरफेसेस कांटेक्ट में हैं और वो रिलेटिव मोशन करना चाहते हैं तो फ्रिक्शन आएगा और उस रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करते हुए बच्चों ज्यादातर केसेस में वो मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, पर कुछ केसेस में मोशन को मतलब ऑब्जेक्ट को मूव भी कराता है या ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो किन केसेस में सर स्पीड बढ़ा देता है बच्चों? मैं आपको जब रोटेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहां पे फ्रिक्शन लीनियर वेलोसिटी बढ़ा देता है ना, फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो मोशन को हमेशा रोकेगा ऐसा कहना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। एकदम एक्यूरेट स्टेटमेंट ये है कि फ्रिक्शन 2 सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को रोकता है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 कॉन्टैक्ट सरफेस। या तो वो 2 कॉन्टैक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि जब फ्रिक्शन तभी आएगा जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए, जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी होगी तब भी फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि जो 2 सरफेसेस कांटेक्ट में हो उनके बीच में किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन हो। ये बच्चों फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये मैंने बच्चों थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि फ्रिक्शन है क्या, है ना। तो बच्चों फ्रिक्शन है एक फोर्स जो कि 2 सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनके टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन दोनों को अपोज करेगा बच्चों, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपके सामने केस ले लेता हूं। मान लीजिए बच्चों एक सरफेस है और इस सरफेस पे आपने एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, सरफेस है, इस सरफेस पे आपने एक ब्लॉक रख दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों रफ सरफेसेस हैं बच्चों, है ना। सरफेसेस अब स्मूथ नहीं रहेंगी क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो रफ सरफेसेस हैं। स्मूथ सरफेस का मतलब बच्चों कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट है, रफ सरफेस है। और बच्चों मान लीजिए कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हम लोग मान लीजिए कि एक कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इधर से आपने कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया बट ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना। 10 न्यूटन का आपने ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है।
तो देखिए बच्चों, ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, फिर भी फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन बच्चों, जैसे ही फ्रिक्शन को दिखता है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, तुरंत फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन जहां पे भी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन देखे या रिलेटिव मोशन होता हुआ देखे, तुरंत फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब बच्चों, जितने भी आप डे टू डे लाइफ में सरफेसेस देखते हो, उनमें से ऑलमोस्ट सारी सरफेसेस ऐसी होंगी जिनमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। तो स्मूथ सरफेसेस जो अभी तक हम लोग पढ़ते थे बच्चों, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हल्का थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा ही। तो सर, अभी तक हम लोग क्यों पढ़ रहे थे स्मूथ सरफेसेस? अभी तक इसलिए पढ़ रहे थे बच्चों, देखिए हम चीजें धीरे धीरे मुश्किल करते जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको सारी चीजें आसान बता दी, है ना, जहां पे फ्रिक्शन एब्सेंट था वहां सब कुछ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना सिखा दिया। अब फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि ये फ्रिक्शन के साथ भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना सीखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों तो सेंटर ऑफ मास सीखेंगे। अभी तक तो आप सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट मास मानते हो, सेंटर ऑफ मास में कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास मानोगे। बड़े ऑब्जेक्ट्स, रोटेशन, तो उसमें टॉर्क भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे चीजों को मुश्किल करते हुए जाते हैं। तो अब से जो भी हम लोग बच्चों सवाल देखेंगे, उनमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि रफ सरफेस गिवन है या स्मूथ सरफेस गिवन है। अगर रफ गिवन है तो फिर आपको फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है? क्या इस चीज का आंसर आपको मिला है? बोलिए जरा, यस और नो। फ्रिक्शन क्या होता है, मिल गया? ठीक। अब दूसरा कारण आ जाता, दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फ्रिक्शन क्यों आता है, तो बच्चों कोई वजह बता पाएगा फ्रिक्शन क्यों आता है? कोई भी बताना चाहे, सही गलत की एक बार चिंता बिल्कुल नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, फ्रिक्शन क्यों आता है? दो सरफेस के दरमियान जो दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्सेस, बोलिए। एक दूसरे, अच्छा ठीक है, ठीक है। और बच्चों कोई, सरफेस की रफनेस की वजह से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों काफी बच्चों ने बढ़िया बढ़िया जवाब दिए, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देता हूँ, ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों ने सही बताई, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैसे आप ऊपर वाले ब्लॉक को, नीचे ग्राउंड को देखो, आपको देखने में लग रहा होगा कि बढ़िया सर एक स्मूथ सरफेस है, उस पर ब्लॉक रखा है, क्या दिक्कत है? बट बच्चों, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अगर आप इसको जूम करो ना, इस वाले एरिया को जूम करो, तो आप पाओगे कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसकी सरफेस भी प्लेन नहीं है, उसमें इरेगुलरिटीज हैं। ये ऊपर वाले ब्लॉक की सरफेस है बच्चों, कौन से हिस्से की? बस इसकी। बस मैं इसको जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। नीचे वाली सरफेस देखेंगे बेटा, तो नीचे वाली सरफेस भी ऐसा देखने में दूर से तो लग रही है फ्लैट है, बट उसमें भी कुछ बच्चों ऐसी इरेगुलरिटीज है। ठीक है, ऐसी इरेगुलरिटीज। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं बच्चों, ये वाले कांटेक्ट पॉइंट्स, ये वाले, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, ये कांटेक्ट पॉइंट हो गया, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट, है ना। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स है बच्चों, ठीक है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। एक तरह से देखो तो इंटरलॉकिंग हो जाती है बच्चों इन इरेगुलरिटीज की, है ना। तो जैसे है ना, ऊपर वाली सरफेस में इरेगुलरिटीज है, नीचे वाली सरफेस में इरेगुलरिटीज है, तो ये इरेगुलरिटीज इंटरलॉक कर लेती हैं। ठीक है, तो अब जब आप फोर्स लगा के इसको ब्लॉक को आगे ले जाना चाहते हो, तो ये जो इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज हैं, है ना, तो ऊपर वाली सरफेस को आप ले जाना चाहते हो, पर वो नीचे वाले के साथ इंटरलॉक है, तो वो अपोज कर देती है उसके मूवमेंट को। तो जो रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है, जो इनके बीच के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी या रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है, वो इन इरेगुलरिटीज की वजह से आता है। क्या बात सबको समझ में आई है बच्चों की फ्रिक्शन क्यों आता है? बोलो। ठीक है। अब बच्चों, इसमें एक मॉडर्न थॉट भी है। देखिए, दो थॉट प्रोसेस हैं। एक तो ये क्लासिकल थॉट है कि भाई ऐसा होता है कि ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस के साथ इंटरलॉक हो जाती है, इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आते हैं। एक बच्चों मॉडर्न थॉट है। मॉडर्न थॉट क्या है? मॉडर्न थॉट कहता है कि जो ऊपर वाली सरफेस है और जो नीचे वाली सरफेस है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं, एंड है ना, इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, और वो फोर्सेस ऊपर वाले ब्लॉक को स्लाइड करने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडर्न थॉट है। ये क्लासिकल थॉट है कि हाँ भाई, दो इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक कर देती हैं, उनके मूवमेंट को रोकती हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों आपको दोनों
तरीके समझाऊंगा, दोनों चीजें लिखवाऊंगा, तो थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं, फिर इस पे सवाल करेंगे और थोड़ा डीप में डिस्कशन करेंगे। लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट, फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन इज अ फोर्स friction is a force which opposes friction is a force which opposes relative motion relative motion or tendency of relative motion tendency of relative motion between two contact surfaces लिख लिया बच्चों? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं पूरा स्टेटमेंट, किसी का रह गया हो तो वो लिख लीजिएगा। फ्रिक्शन इज अ फोर्स which opposes relative motion or tendency of relative motion between two contact surfaces। रीजन लिखिए बच्चों, इस जो पॉइंट लिखा है उसके नीचे अगले पॉइंट में रीजन करके लिखिए। रीजन फ्रिक्शनल फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ frictional force is the result of interlocking frictional force is the result of interlocking of irregularities irregularities of contact surfaces। लिखिए, frictional force is the result of interlocking of irregularities of contact surfaces। लिख लिया बच्चों सबने? ठीक।
अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, इट कैन ऑल्सो बी थिंक, इट कैन ऑल्सो बी थिंक, it can also be think as a result of, it can also be think as a result of interatomic, interatomic attraction between, interatomic attraction between molecules of, molecules of contact surface. बच्चों दूसरा वाला पॉइंट लिख लिया ना सबने, कंप्लीट हो गया? ठीक, चलिए। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने अभी तक आपको जो भी लिखवाया है, जो भी समझाया, उस वो दो क्वेश्चंस के आंसर करता है। पहला कि फ्रिक्शन क्या होता है और दूसरा कि फ्रिक्शन क्यों आता है। ठीक है, अब बच्चों फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ना है। अब देखिए जैसे आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है लिक्विड फ्रिक्शन हो, ड्राई फ्रिक्शन हो। देखिए लिक्विड फ्रिक्शन से उनका मतलब है विस्कोसिटी। तो जब मैं आपको फ्लूइड्स पढ़ाऊंगा तब लिक्विड फ्रिक्शन की भी बात करेंगे, ऐसा फ्रिक्शन जो लिक्विड के भी अंदर लगता हो, लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगता हो, उसको हम लोग लिक्विड फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग पूरा ऐसे सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की बात करेंगे जो सॉलिड है। मतलब जैसे इन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है तो ऊपर वाली सरफेस भी सॉलिड है, नीचे वाली सरफेस भी सॉलिड है। ठीक है, तो इसको ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी लिक्विड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट सब हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए बताइए कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग। ठीक है, और बताइए बच्चों, और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें फ्रिक्शन के टाइप्स में? स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होता है, तो स्टैटिक भी तुम लोगों ने बता दिया, स्लाइडिंग, काइनेटिक और लिमिटिंग भी बता दिया। और कुछ बचा बच्चों? ग्लाइडिंग हो गया, और स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया। हाँ ठीक। देखिए बच्चों फ्रिक्शन को ना हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक हो गया तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा हो गया बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा बच्चों, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। दो सरफेसेस के बीच में जब एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो दोनों को बच्चों में थोड़ा सा एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? क्या आप सभी को आइडिया लग गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा? बोलिए बच्चों। जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं करना है, इनकी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो बच्चों आपको स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। अब बच्चों ये जो मैं लिखने वाला हूं, हालांकि दोनों फ्रिक्शन के लिए कॉमन है, बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, उसकी जो वैल्यू होगी, है ना, वो जीरो भी हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, और एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगी। ठीक है, हाँ
सेल्फ एडजस्टिंग होगी, एब्सोल्युटली। तो बच्चों जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो खुद की वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू वेरी करेगी जीरो से लेकर मैक्सिमम फ्रिक्शन तक। और बच्चों जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है इसको एक और नाम देते हैं, किसी बच्चों को अगर पता हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एब्सोल्युटली, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बच्चों जो लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, कोई बताएगा? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल, जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं उनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों ये चीज बहुत लॉजिकल भी है। देखिए अगर ये सरफेस ज्यादा प्रेस कर रही होगी, ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसका मान लीजिए वेट ज्यादा है ना, एक किलो की है मान लीजिए और एक 100 किलो की है, तो 100 किलो वाली ज्यादा तेज प्रेस कर रही होगी, ज्यादा हैवी होगी तो ज्यादा प्रेस कर रही होगी, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इनके बीच सरफेसेस के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा होगी, या इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो आपको ब्लॉक को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा ऑफर होगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, उस कांस्टेंट को बोला जाता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की थोड़ा सा मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको समझाऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है या दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल कितना लग रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों की एरिया कितना है, जो सरफेसेस इन कांटेक्ट है उनका कांटेक्ट एरिया कितना है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है बच्चों? टाइप ऑफ सरफेसेस पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सरफेस पे। सर टाइप्स ऑफ सरफेस का क्या मतलब है? जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक मान लीजिए रबर का ब्लॉक है, वो प्लास्टिक की सरफेस पे रखा हुआ है, रबर ब्लॉक प्लास्टिक की सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो रबर और प्लास्टिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू होगी। अब आप उन दोनों सरफेसेस में से एक सरफेस को चेंज कर दो, आप प्लास्टिक का सरफेस लो लेकिन उस पर कॉपर का ब्लॉक रख दो, तो अब उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलग हो जाएगा। तो ये केवल कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस चीज पे निर्भर करता है कि जो दो कांटेक्ट सरफेसेस हैं वो कौन है, बस, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। और एक कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, लेकिन जो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया होता है, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया का क्या मतलब हो गया? देख बच्चों एक तो ये समझ में आ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक कांटेक्ट एरिया है, ठीक है ना, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। जो डिपेंडेंसी होगी वो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पे होगी, जहां जहां पे एक्चुअल में कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा कांटेक्ट में है, पर पूरा कांटेक्ट में नहीं है, जहां जहां पे एक्चुअल कांटेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी दो सरफेसेस ले लो, जैसे रबर और कॉपर ही लो, यानी रबर और प्लास्टिक सरफेस ही लो, सरफेस मत चेंज करो, लेकिन आप ये मेक श्योर कर दो कि इनमें कांटेक्ट ज्यादा हो जाए, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उन दो सरफेसेस के लिए भी अलग अलग हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो आप सारे? मैं समझा देता हूं फिर से, देखिए मैंने बोला कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि नॉर्मल कितना लग रहा है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। वो इस बात पे भी नहीं डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट सरफेस कितना है, कि 10 मीटर स्क्वायर कॉन्टैक्ट है, 1 मीटर स्क्वायर है, 0.01 मीटर, उस पर नहीं। लेकिन हाँ एक्चुअल कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा। एक्चुअल कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब ये वाला एरिया है जहां पे एक्चुअल में कॉन्टैक्ट हो रहा है, इन पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और टाइप ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करेगा, जैसे रबर ब्लॉक प्लास्टिक पे रखा है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 1 होगा। अब रबर ब्लॉक को आप आयरन की सरफेस पे रख दो तो फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस बात पे निर्भर करता है कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस क्या क्या है और एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया कितना है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? मैं लिखवा देता हूं थोड़ा सा इसमें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, लिखिए देयर आर, क्या बेटा? ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट से डिपेंड करता है। मैं फिर से समझा दूंगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से, ठीक है। लिखिए, फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज।
Friction can be classified into two categories. पहली हेडिंग डालिए बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर पहला पॉइंट लिखिए, it opposes tendency of relative motion. It opposes tendency of relative motion. दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, it is a self adjusting force. It is a self adjusting force. जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नीचे ये वाला लिखना है आपको, मैं हाईलाइट देखिए बोर्ड पे देख लीजिए एक बार, ये जो मैं लिखा हूं ना, 0 से लेकर एफएस मैक्स, है ना, ये लिखना है आपको। 0 भी हो सकती है वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तक जा सकती है। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर दूसरा पॉइंट लगेगा, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और ये बच्चों, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है ना, ये लिखना है आपको 0 से लेकर एफ मैक्स। लिखिए, हाँ हाँ, मतलब ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं फिर से, ऐसा बोल रहे हो आप? सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है कि जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। कैसे चेंज होगी, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी, मैं न्यूमेरिकल लेके। तो जैसे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मान लीजिए ना, ये वाला केस ले लीजिए, जैसे आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है। आप धीरे धीरे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, जब तक कि वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस ना कर ले, ठीक है। तो इसको बोला गया सेल्फ एडजस्टिंग। मैं भी एक न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हाँ, फिलहाल आप बस नोट कर लीजिए कि सेल्फ एडजस्टिंग होता है और उसकी वैल्यू 0 से लेकर एफ मैक्स तक होती है। फिर बच्चों अगली लाइन आपको ये लिखना है, एफ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा और म्यू एस इंटू एन लिखिएगा। फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में लिखवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसको और अभी आपको क्लियर करूंगा सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोलते हैं। लिख लिया बच्चों यहां तक, म्यू एस इंटू एन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए। फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं आएगा अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। देखिए, फ्रिक्शन का काम है कि रिलेटिव मोशन कैसे भी करके रुके, ठीक है। अब अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन के आने की जरूरत ही नहीं है। फ्रिक्शन तो तब आता है जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है। आप फोर्स नहीं लगाइए, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन तभी आएगा जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगी, जब फोर्स लगेगा उस पर। बच्चों ये लिख लिया ना आपने, एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अगला, हाँ अगला पॉइंट लिखिए, म्यू एस इज इक्वल टू, म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। अच्छा, ये जो अगला पॉइंट लिखाने से पहले बच्चों थोड़ा सा मुझे बता दो एक बार, अगर मैं इसके यूनिट निकालने की बात करूं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो इसकी यूनिट क्या आएगी म्यू एस की? न्यूटन आएगी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की यूनिट क्या आएगी? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक यूनिटलेस होगा बच्चों। और डायमेंशन? हाँ, तो बच्चों अगला पॉइंट लिख लीजिए। इट इज, हाँ, इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। अगला पॉइंट बोलूं बच्चों? लिखिए। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन type of contact surfaces. It depends on type of contact surfaces and and actual area of contact. It depends on type of surfaces and actual area of contact. लिख लिया बच्चों सबने? ठीक। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट से देखिए मेरा क्या कहने का मतलब है, जैसे बच्चों देखो आप यहां दूर से देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार पूरा ये सरफेस कांटेक्ट पे है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। देखिए पूरा ये सरफेस यहां से लेकर यहां तक कांटेक्ट में नहीं, बीच में देखिए ये दोनों कोई एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं है, यहां पे कुछ कांटेक्ट नहीं, यहां पे कुछ, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं बच्चों, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जहां जहां पे बच्चों एक्चुअल में सरफेसेस टच कर रही हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जितनी ज्यादा, हाँ, नहीं नहीं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। ठीक है। हाँ हाँ, तो देखिए बच्चों इसमें जितना ज्यादा आप ये इंटरलॉकिंग होगी, जितना ज्यादा एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको ये बात बच्चों? हम्म। नहीं, हमें पता नहीं है, हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि अब कोई दो सरफेसेस ले ले, जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक का ब्लॉक है और रबर सरफेस पे रखा है। अब कोई इसमें कह देगी सर एक काम करते हैं, तो मैंने बता दिया कि भाई इन दोनों सरफेस पे डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लीजिए उसका हो गया 0.3, एक समझाने के लिए ले रहा हूं वैल्यू ऐसे ही। 0.3 मान लीजिए, रबर का ब्लॉक है, प्लास्टिक सरफेस पे रखा है, रबर का ब्लॉक हो गया और प्लास्टिक सरफेस पे रखा है। ठीक है, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बोल दिया कि बेटा इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। ठीक है, अब एक बच्चा आया, उसने कहा सर ठीक है आप ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं काम करूंगा, मैं प्लास्टिक की सरफेस को और रब कर दूंगा और थोड़ा स्मूथ कर दूंगा, है ना, हल्का सा स्मूथ कर दूंगा, और रबर की सरफेस को भी थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगा। अब सर मैं रखूंगा, अब बताइए क्या 0.4 रहेगा क्या? तो फिर थोड़ा सा 0.4 से कम हो जाएगा क्योंकि तुमने इरेगुलरिटीज घटा दी, तो थोड़ा सा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस इस पॉइंट को कवर करने के लिए अगला पॉइंट, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई है सबको? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बच्चों नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तुम लोग बच्चों चुप क्यों इतना? और स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करेगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन करेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ही इसकी ज्यादातर क्वालिटीज हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों तब आएगा जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ना हो, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। तो जब जब रिलेटिव मोशन होगा तब तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। दूसरी चीज बच्चों, जो कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है बच्चों वो कांस्टेंट है। ठीक है,
ये स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती, लेकिन हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी की तरह काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल पे डिपेंड करेगा। अगर आप इस नॉर्मल ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को बच्चों अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब दोनों डायमेंशनलेस है, दोनों यूनिटलेस है, दोनों टाइप ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेंगे, दोनों एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेंगे। बस छोटा सा डिफरेंस ये है बच्चों कि जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। लेकिन कुछ सवालों में आपको बोल देगा कि दोनों की सेम मान लो वैल्यू। फैक्चुअली देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हल्का सा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। उसका कारण ये है कि जैसे बच्चों कोई कांटेक्ट सरफेसेस हैं, मान लीजिए सरफेस है ये कांटेक्ट में है, तो चल नहीं रहे थे, दोनों कांटेक्ट में थे, तो इंटरलॉकिंग तो है ही, इरेगुलरिटीज इंटरलॉक्ड है। उसके अलावा जहां जहां पे भी कांटेक्ट है वहां पे टेम्परेरी बॉन्डिंग हो गई है ना। कोई चीज है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है और वेट ज्यादा है, तो ये दोनों ना फ्यूज कर जाते हैं, है ना, टेम्परेरी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है दोनों सर्फेसेस के बीच में। अब जैसे आप कंटिन्यूअसली चलाते रहोगे ऑब्जेक्ट को, ऊपर वाली सरफेस कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो जो टेम्परेरी बॉन्डिंग है उसका मौका नहीं मिलता है। इंटरलॉकिंग तो होगी, इरेगुलरिटीज तो इंटरलॉक करेंगे काइनेटिक वाले केस में भी, लेकिन टेम्परेरी बॉन्डिंग का टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हल्का सा कम होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? स्टैटिक फ्रिक्शन को दो काम करने पड़ेंगे, जैसे आप फोर्स लगाओगे मूव कराने के लिए, तो उसको टेम्परेरी बॉन्डिंग भी तोड़नी है और इरेगुलरिटीज को भी ओवरकम करना है। किसके लिए? स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में चूंकि ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है तो टेम्परेरी बॉन्डिंग नहीं हो पाती सरफेसेस के बीच में, केवल इंटरलॉकिंग को ओवरकम करना होता है। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी आपको लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। अगला पॉइंट लिख लीजिए। इट ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आएगा जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में केवल स्टैटिक आएगा, काइनेटिक जब एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तब आएगा। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। उसके बाद बच्चों ये तीन लाइनें लिख लीजिए। एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। हो गया सर? गुड। बच्चों म्यूके से रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं, म्यूके के लिए भी लिख लीजिए। म्यूके के लिए लिखिए बच्चा, बोलिए बोलिए। मैंने आपको समझाया ना, जितना ज्यादा हैवी। हाँ बोलिए। हाँ तो मैंने ये देखिए ना, मैंने लिखवाया आपको एफ एस मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मैंने एफ एस नहीं लिखवाया ना आपको।
अच्छा बोला था क्या? लिमिटिंग कर लीजिए उसको, है ना, लिमिटिंग कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये था एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल पे डिपेंड करेगी। बच्चों अगर मैंने ये लिखवाया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसको लिमिटिंग कर लीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक देखिए, हाँ मैं बताता हूं, मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की है वो नॉर्मल पे डिपेंड करेगी ना, एफ एस मैक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। बाकी जो वेरिएबल अमाउंट है जीरो से लेकर एफ एस मैक्स तक, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने फोर्स कितना लगाया है, फिर उसका नॉर्मल से लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं नहीं, मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी। अब मैं इसका एग्जांपल आपको अभी दिखा दूंगा अगले सवाल में ही। बच्चों अगर मैंने एफ एस मैक्स आपको लिखवाते समय लिखवाया है, तो आप उसको, सॉरी, केवल स्टैटिक लिखवाया है, तो उसको आप लिमिटिंग कर लीजिए या एफ एस मैक्स कर लीजिए, ठीक है। बच्चों म्यूके के लिए आप वही चीजें लिखिएगा जो हम लोगों ने म्यूएस के लिए लिखा है, म्यूके के लिए लिखिएगा इट इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, लिखिए बच्चों, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सरफेस, इन कॉन्टैक्ट और डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस, जैसा भी लिखना चाहो, एंड डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों मैं अभी वैसे अभी मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा, बस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, म्यूएस और म्यूके इनकी वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सवालों में हमेशा देखते हैं, जब भी मैं अभी भी आपको सवाल कराऊंगा तो हमेशा मैं म्यूएस और म्यूके की वैल्यू एक से छोटी ही लूंगा, पर हमेशा एक से छोटी होती है ऐसा नहीं है। कुछ सर्फेसेज ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे जहां पे म्यूएस म्यूके एक से बड़ा भी हो सकता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, म्यूएस एंड म्यूके, म्यूएस एंड म्यूके कैन एक्सीड वन, म्यूएस एंड म्यूके कैन एक्सीड वन। चलिए, काफी थ्योरी पढ़ ली है बच्चों, अब थोड़ा सा सवाल करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोगों को करना है, मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेके आए हो। तो ये है बच्चों सवाल, क्या कर दूं रे बेट, ब्रदर, क्या चाहते हैं बच्चे, कौन सा पार्ट रिपीट करूं? बोलिए बेटा, क्या रिपीट करना है? क्या बोली है? यूनिटलेस, अच्छा हाँ, म्यूएस एंड म्यूके कैन एक्सीड वन, म्यूएस एंड म्यूके कैन एक्सीड वन।
ओके अच्छा अच्छा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। सवाल में बोला गया है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट, ठीक है, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 गिवन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.15 गिवन है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स। तो बच्चों देखिए जब भी इस तरह के सवाल आए तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकती है ब्लॉक पे वो कितना है। तो जब भी सवाल इस टाइप के हैं बच्चों सबसे पहला काम आपको करना है एफएस मैक्स निकालना है। क्यों निकालना है एफएस मैक्स उसका भी मैं कारण अभी आपको बताऊंगा। एफएस मैक्स होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस है बच्चों 0.2 और देखिए अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी, है ना 1g, और उसको अपोज कर रहा है नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 1 kg का ब्लॉक है तो 1g नीचे की तरफ और उसको अपोज कर रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा बच्चों 1 इंटू जी, है ना, यानी जी। तो 0.2 इंटू 10 तो बच्चों 2 न्यूटन आ जाएगा। यानी फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है वो 2 न्यूटन लग सकता है। पहले वाले केस में चूंकि आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया है, मैक्सिमम लग सकता है 2 न्यूटन। तो फ्रिक्शन बच्चों चाहेगा हमेशा रिलेटिव मोशन रोकना, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों क्या 2 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, बोलो। अगर आप 1 न्यूटन लगाएंगे तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन के बच्चों 2 न्यूटन लग जाएगा, बोलो। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है, ऐसा मत सोचिएगा, नहीं तो देखिए क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आप ब्लॉक को आगे लगा रहे हैं फोर्स और ब्लॉक पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल होगा क्या, बोलिए, नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा कि जो एफ एस मैक्स है ना वो आपको ये आइडिया देता है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है। तो मैक्सिमम 2 न्यूटन लगेगा, आपने 1 न्यूटन लगाया है, मैक्सिमम 2 तक जा सकता है। फ्रिक्शन की हमेशा कोशिश रहती है रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस उसको रोकने की। उसको रोकने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही लगाएगा। जैसे अभी 1 न्यूटन आपने लगाई है, 1 न्यूटन चूंकि लग सकता है, क्यों लग सकता है 1 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 0 से 2 है। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 0 से लेकर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है, यानी 0 से लेकर 2 न्यूटन तक लग सकता है, लेकिन लगेगा केवल एक ही, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपके 1 न्यूटन की है, ठीक है। अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओ तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई फोर्स ना लगाऊं, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0। आप 1 न्यूटन लगाओगे स्टैटिक 1 हो जाएगा। अगर आप 1.5 न्यूटन लगाएंगे तो बताओ बच्चा स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आप आप ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव ना कर ले। मेरी बात क्लियर है आपको। एक बार मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर गया, उसके बियॉन्ड चला गया, तो फिर स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को। अब जैसे ये दूसरा सवाल है बी पार्ट में कह रहा है जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 1.96 न्यूटन है। तो अगर बेटा जो अप्लाइड फोर्स है वो 1.96 न्यूटन है तो मुझे बता दो कि स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना आ जाएगा, 1.96 ही आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो दूसरे वाले केस में 1.96 स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए इसको 1.96 न्यूटन लगाना पड़ेगा। चूंकि मैक्सिमम 2 तक लग सकता है, 1.96 2 से नीचे है तो लगा के ब्लॉक को रोक लेगा। उसके बाद जब आप 2.5 न्यूटन लगा दोगे तो क्या बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की काबिलियत है क्या कि 2.5 न्यूटन वाले फोर्स को रोक ले ब्लॉक को, नहीं। तो इसका मतलब ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड कर जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बोलिए ठीक है। तो अगर आगे की तरफ ब्लॉक स्लाइड कर गया तो रिलेटिव मोशन शुरू हो गया या नहीं शुरू हो गया, बोलिए। रिलेटिव मोशन शुरू हो गया तो ये 2.5 न्यूटन और रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, तो पीछे की तरफ जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाता है तो बच्चों कौन सा फोर्स आता है, काइनेटिक या स्टैटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, बोलिए सही है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही है। तो म्यू के की वैल्यू बच्चों 0.15 है, नॉर्मल रिएक्शन तो 1g के बराबर है ना। तो ये मिलके बन जाएगा तुम्हारा 1.5 न्यूटन, बोलिए ठीक है। यानी पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी वो 1.5 न्यूटन लगेगी, इस तरह से कुछ सिचुएशन होगा। तो जब आप 2.5 न्यूटन ब्लॉक लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1.5 न्यूटन, बोलिए ठीक है बच्चों। ठीक है। अगर मैं इसी सवाल का बच्चों डी पार्ट आपसे पूछ देता कि बताइए बेटा जब 2.5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लीजिए जब 2.5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तब ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे निकालते बेटा फिर।
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे करते, ये फोर्स में से वो घटा देते, है ना, तो नेट फोर्स आ जाता, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, सही है ना। तो जैसे इसका मास 1 किलो है तो नेट फोर्स हो जाता 2.5 माइनस 1.5, तो एफ नेट हो जाता 1 न्यूटन, और मास है चूंकि 1 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन हो जाता 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये सवाल सबको क्लियर है ना, बोलिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल था बच्चों, लेकिन इसी से हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितनी रिक्वायरमेंट होगी। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जा सकता है म्यू एस इंटू एन। अगर आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर लग के उस ब्लॉक के मूवमेंट को रोकेगा। अगर आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बियॉन्ड चला गया है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन उसको नहीं रोक पाएगा, ब्लॉक आगे चल देगा और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और देखिए बच्चों सवाल इसी पे, बोलिए बोलिए। हम्म हम्म वो तो जीरो होगा ना बेटा, क्योंकि स्टैटिक मतलब फिर वो मूव नहीं कर रही है। हम्म बिल्कुल जीरो होगा। आप 1 न्यूटन लगाएंगे, पीछे 1 न्यूटन लग जाएगा, जीरो हो गया। देखिए बोलिए। नहीं, फ्रिक्शन नहीं है उसमें, बोलिए। अच्छा ये सवाल कर लीजिए, फिर मैं पीछे कर दूंगा। गुड गुड गुड, ठीक है। बच्चों जो लोग पिछला नहीं नोट कर पाए थे कोई बात नहीं, आप जगह छोड़िए, इस पे फोकस करिए, सवाल करिए जल्दी से। सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, जो सीखा है उसका एप्लीकेशन है। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। बच्चों कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाइए तो मुझे आइडिया लग जाए। बहुत कम, मुश्किल है क्या बच्चों ये सवाल? ठीक, बच्चों जल्दी से कर लीजिए जो लोग नहीं कर पाए हैं, और सबको प्रैक्टिस करना है बच्चों। बिल्कुल आप ऐसा मत बैठिए कि सर बताएंगे तो फिर हम कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। जितना ज्यादा सवाल आप खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे वही आपको पेपर के टाइम में मदद करेगा। और अगर आप अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो फिजिक्स इग्नोर नहीं हो सकती है बच्चों, फिजिक्स गेम चेंजर है। चलिए, body of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface. If coefficient of static and kinetic friction are respectively, then find the value of frictional force when external force is applied. Then find value of force of friction when external applied horizontal force is 15 न्यूटन। तो चलिए बच्चों 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। 15 न्यूटन लगाते हैं तो बच्चों देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए, मुझे जल्दी से बता दो। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों फ्रिक्शन की हम लोग निकालते हैं म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। देखिए बच्चों यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों mg के बराबर 5 किलो का है, और g मैं 10 ले लेता हूँ, तो बच्चों 25 आ जाएगा क्या मैक्सिमम? ठीक, आपने 15 न्यूटन लगाया है बच्चों, तो क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 तक जा सकता है, तो क्या 15 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा, बोलिए। अगर 15 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा बच्चों, तो पीछे की तरफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, क्या वो 15 ही न्यूटन लगेगा? ठीक, तो बच्चों पहले वाले का आंसर हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स पहले वाले केस में लगेगा वो 15 न्यूटन लगेगा। दूसरे केस में आपने 25 लगा दिया है। अब क्या होगा बच्चों? हाँ 25 ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन जा सकता है बच्चों 25 न्यूटन तक जा सकता है। अब मान लीजिए आपने 25 ही लगा दिया, ठीक है, ऐसे है, मैक्सिमम जा सकता है 25 तक, और आपने 25 न्यूटन ही लगा दिया, तो पीछे की तरफ 25 न्यूटन लग जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि मूव करे, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा, तो यानी आपको लगाना पड़ेगा 25.00000001, हल्का सा डोमिनेट करेगा तब मूव करेगा, ठीक है। तो आपने 25 न्यूटन लगाया, पीछे की तरफ 25 न्यूटन ही लग जाएगा, तो बच्चों इस वाले का आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चों आपने 35 न्यूटन लगा दिया, तो कितना लगेगा बोलिए? 20 न्यूटन, ठीक है। अच्छा बच्चों आपने 35 न्यूटन लगा दिया, तो ब्लॉक मूव कर जाएगा या रेस्ट पे रहेगा?
मूव कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चों 25 न्यूटन, आपने लगा दिया 35 न्यूटन। अब इस फ्रिक्शन के पास इतनी वैल्यू नहीं है कि ये जो आपने फोर्स लगाया उसको अपोज कर पाए, तो ये हार जाएगा और ब्लॉक मूव कर जाएगा। जैसे ही ब्लॉक मूव करेगा बच्चों, तो कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, बोलिए? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों पीछे की तरफ लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू, हाँ, तो 0.4 इंटू 50 एम इंटू जी, तो बच्चों यहां से आ जाएगा 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा। बोलिए ठीक है? चलिए चौथा पार्ट बच्चों, इसका एक्सेलरेशन बता दीजिए जब आपने 35 न्यूटन फोर्स लगाया है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए 35 में से 20 घटा देंगे तो एफ नेट जो आगे की तरफ आ जाएगा वो 15 न्यूटन आ जाएगा, जो मास है वो 5 किलो है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। कितने बच्चों के तीनों पार्ट सही थे, एक बार हाथ उठाइए तो, कितने बच्चों के तीनों पार्ट सही थे? बहुत बढ़िया। मथुरा पाठशाला कितने बच्चों के सही थे? वेरी गुड वेरी गुड। गाजीपुर, ठीक। देखिए अगला सवाल, अब बच्चों यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होंगी चीजें। बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, देखते ही बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग? स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लिमिटिंग होता है क्या बच्चों? सेल्फ एडजस्टिंग लिमिटिंग कांस्टेंट होता है क्या लिमिटिंग? कितनी वैल्यू आती है लिमिटिंग की? म्यू एस इंटू एन बेटा। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन, ठीक है? ठीक है। डायनेमिक मतलब काइनेटिक, स्लाइडिंग मतलब काइनेटिक, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना, ये दोनों कांस्टेंट होंगे, म्यू के इंटू एन, केवल स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जिसकी वैल्यू एडजस्ट होगी। अगला सवाल देखिए, अब बच्चों यहाँ पे ना 0.8 एक ही वैल्यू दी है, तो आप इसको म्यू एस और म्यू के दोनों सेम मान लेना 0.8, हालांकि म्यू के की जरूरत नहीं है, पर ठीक है। चलिए दिमाग लगाइए और कैसे सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा। 1 मिनट का समय देता हूं बच्चों, तो आराम से सॉल्व करिए, जब हो जाए 1 मिनट फिर आप बता सकते हैं अपना आंसर। हो गया क्या बच्चों? आया किसी का आंसर? फर्स्ट लग रहा है। ठीक ठीक। अच्छा 320 आ रहा है, ठीक है देखते हैं बेटा। बच्चों देखिए, जैसे ये कोई बॉय है, मास 40 किलो का, क्लाइंब कर रहा है एक वर्टिकल पोल को कांस्टेंट स्पीड से। तो बच्चों ये मान लीजिए वर्टिकल पोल है ना, और ये जो बंदा है इसको ऊपर, है ना, हाथ से फोर्स लगा के, ठीक है, ऊपर चल रहा है मान लीजिए, है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन मान लेते हैं, ऊपर मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चों अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन कितना होगा बच्चों? 0 होगा। यानी बच्चों ये ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना ग्रेविटी है, मानते हो इस बात को?
ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों इसका कुछ mg फोर्स नीचे लग रहा है इस पर्सन का, तो अगर इसको ऊपर मूव करना है तो ऊपर की तरफ मान लीजिए कुछ फोर्स है, ठीक है, मैं उसको F लिख देता हूं, तो वो जो फोर्स होगा वो mg के बराबर ही होगा, तभी विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर पाएगा। बोले ठीक है। अब सवाल में बोला गया बच्चों, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन हिज पाम्स एंड द पोल इज 0.8। तो ये बच्चों होता क्या, जब आप जैसे किसी रस्सी को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ो या पोल को पकड़ के ऊपर चढ़ते हो, तो आप करते क्या हो, पोल में आप फोर्स लगाते हो और जितना ज्यादा आप उसको तेज पकड़ोगे, जितना फोर्सफुली उस पोल को पकड़ोगे, उतना इजीली आप ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दोगे। जैसे आप अगर आप चीज पोल से स्लाइड कर रहे हो तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि उसको जकड़ लो, ज्यादा तेजी से पकड़ लो। क्यों? क्योंकि जितना आप तेजी से पकड़ेंगे बच्चों, नॉर्मल उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे पोल है, अब मैं बहुत तेजी से पकड़ूंगा उसको, तो बच्चों मेरे हाथ और पोल के बीच में नॉर्मल बढ़ जाएगा। नॉर्मल बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लीजिए बच्चों ये पोल है ना, तो पोल और ये जो आदमी के हाथ है, इनके बीच में नॉर्मल लग रहा होगा, तो जो ये पर्सन है ये पोल पे अंदर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, दोनों हाथ से तेजी से पकड़ना चाह रहा होगा, तो वो नॉर्मल अंदर की तरफ लगा रहा होगा। तो जो पोल का रिएक्शन है आदमी के हाथ में, वो नॉर्मल इस तरह से लग रहा होगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो म्यू इंटू एन होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा बच्चों। ठीक है, और यही वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस बच्चे की ऊपर चढ़ने में मदद करेगा, और कोई फोर्स नहीं है बेटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इस बच्चे पे लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। ये जो F है एक्चुअल में बच्चों ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो इस पर्सन की ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है, और वो स्टैटिक है नेचर में। सर ऐसे कैसे स्टैटिक है, ऊपर चढ़ रहा है आप कह रहे हैं स्टैटिक है। एक्चुअली आप बच्चों देखो, जब पोल पकड़ के आप ऊपर चढ़ते हो ना, तो जिस ड्यूरेशन में आप ऊपर चढ़ रहे हो उस ड्यूरेशन में आपका हाथ रस्सी या पोल के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। आपका हाथ और पोल दोनों रेस्ट पे, आप ऐसे फोर्स लगा के फिर ऊपर चढ़ते हो, तो पूरे ड्यूरेशन में जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपके हाथ और रस्सी या आपके हाथ और पोल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। फिर आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हो, फिर आप रस्सी छोड़ दोगे, आप पोल छोड़ दोगे और फिर ऊपर पकड़ोगे, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर आप पोल छोड़ दोगे, फिर ऊपर पकड़ोगे। लेकिन जब तक आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तब तक आपके और हाथ के बीच में कहीं पे भी रिलेटिव मोशन नहीं है। आप जब छोड़ दोगे फिर ऊपर पकड़ोगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर छोड़ दोगे, फिर ऊपर पकड़ोगे। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे हाथ में, बच्चे के हाथ और पोल के बीच में बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो काइनेटिक नहीं। काइनेटिक तब जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। तो ये हो गया। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg होना चाहिए। हमसे सवाल में क्या पूछा है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट ही इज अप्लाइंग ऑन द पोल। बच्चों हमसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई म्यू एस। तो m है हमारे पास बच्चों 40 और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 है। तुम लोगों ने बच्चों ऐसे ही सॉल्व किया था बच्चों? मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए, 500 न्यूटन आना चाहिए। अच्छा अच्छा बच्चों, ये सवाल क्लियर हुआ है आप सभी को? बोलिए एक बार। हम्म राइट। हाँ हाँ, नॉर्मल से नहीं बेटा, फ्रिक्शन से जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो, जितने भी सवाल हम लोगों ने किए, यहाँ पे देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो वो तो हमेशा होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही तो फ्रिक्शन लगेगा। और जो बच्चे को ऊपर ले जा रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स ले जा रहा है, नॉर्मल नहीं ले जा रहा। नॉर्मल तो वो लगा रहा है। अरे बेटा, फ्रिक्शन कैसे हॉरिजॉन्टल होगा, फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसलिए उसको नॉर्मल बोलते हैं। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन विल ऑलवेज कम पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो उसको ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है। बट डन है। हाँ, ये बेटा फॉर्मूले से देखिए डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा, दिमाग
थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। देखिए पोल है, आप पोल में या रस्सी में कैसे ऊपर चढ़ते हो? आप हाथ से पकड़ते हो रस्सी और फोर्स लगा के फिर आप ऐसे ऊपर चढ़ते हो, है ना, ऐसे। तो एक्चुअल में अगर आप फील करो, जब आप रस्सी से ऊपर चढ़ रहे होते हो तो आपके हाथ और रस्सी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो आपको ऊपर ले जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे। फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जो बच्चा जितनी तेज रस्सी पकड़ेगा उतना तेज वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा रस्सी पे। ठीक है, वो जितना तेज पोल पकड़ेगा उतना तेज नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मल रिएक्शन देखिए, तो ये बच्चे के हाथ है और उससे पोल पे नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लग रहा है, तो जो पोल रिएक्शन लगाएगा बच्चे के हाथ पे वो नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो बच्चे के हाथ पे नॉर्मल इधर लगेगा, तो बच्चे के हाथ पे अगर मैं इस बच्चे की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चों, तो इस बच्चे पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लग रहा है, ये बच्चे पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये बच्चे की ग्रेविटेशनल पुल हो गई जो उसको अर्थ खींच रही है नीचे, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ये सिचुएशन है। ये नॉर्मल कहां से आ रहा है? पोल लगा रहा है नॉर्मल। और ये पोल क्यों लगा रहा है नॉर्मल? क्योंकि बच्चा उस पोल को तेजी से पकड़ के रखा है ताकि वो ऊपर चढ़ पाए। मेरी बात समझ में आ रही? अब सोचो अगर बच्चा अपनी पकड़ ढीली कर दे, है ना, हल्के से लूज हैंड से पकड़े, तो क्या स्लाइड होके नीचे आ जाएगा? बोलो। वो स्लाइड होके नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे वो पकड़ ढीली करेगा नॉर्मल ढील कम हो जाएगा, नॉर्मल कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया तो ग्रेविटी जीत जाएगा, ग्रेविटी नीचे ले आएगा। बोलो ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? हाँ, टेंशन नहीं है। हालांकि अगर आप टेंशन की बात करोगे तो टेंशन फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि आप जैसे टेंशन की बात करोगे तो टेंशन बच्चे पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? पोल। अब इस पोल की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो पोल की जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स आएगा पोल पे नीचे की तरफ, और इस रिएक्शन फोर्स के रिस्पॉन्स में पोल पे टेंशन आएगा ऊपर की तरफ। तो टेंशन तब आ जाता है बच्चों जब हम जैसे बच्चे और पोल की फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ ड्रॉ कर दें। जैसे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं कि ये पोल हो गया और ये पोल में बच्चा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की मैं एक साथ डायग्राम ड्रॉ कर दूं, इनको एक एक सिस्टम मान लो, इनको एक जैसा मान लो। अगर इनको एक जैसा मान लोगे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ बच्चे पे टेंशन ऊपर की तरफ। फिर फ्रिक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि जब आप इन दोनों को एक जैसा एक सिस्टम का हिस्सा मान लोगे तो फिर फ्रिक्शन इंटरनल बन जाएगा, है ना, तो फिर फ्रिक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग वो वाले प्रॉब्लम्स करते थे जहां पे बंदर चढ़ रहा होता था रोप पे, वहां हम फ्रिक्शन की बात नहीं करते थे, वहां डायरेक्ट टेंशन ले लेते थे, क्योंकि वहां पे रोप और बंदर की फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ ड्रॉ करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम्म। चलिए और देखिए सवाल। ये बच्चों सूडो फोर्स का और फ्रिक्शन का बेहतरीन एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सूडो फोर्स को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करिए। देखिए ग्राउंड फ्रेम से भी हो सकता है, पर मैं चाहता हूं कि आप सूडो का इस्तेमाल करके करें इस सवाल को। बच्चों 2 मिनट है आपके पास, आराम से समय लीजिए, सॉल्व कीजिए।
सबका हो गया बच्चों? ठीक, ओके। 30 सेकंड और है बच्चों, वेट करते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। देवरिया पाठशाला से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको कि कैसे सॉल्व करना है? कोई भी आप में से। सही गलत का वो मत करिए, गड़बड़ होगा तो मैं बताऊंगा आपको। देवरिया पाठशाला, पूरा ही पाठशाला से कोई करेगा एक्सप्लेन? पूरा ही पाठशाला से किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर इस तरह से कर सकते हैं, या परेशान मत होइए, गलत होगा तो मैं बताऊंगा। हाँ बोलिए। सूडो फोर्स को फ्रिक्शन के इक्वल कर देंगे। ओके। um, तो थोड़ा सा चलिए ठीक है, ठीक है। um, रुक जाइए आप नहीं। और बताएंगे, रायबरेली से कोई बताना चाहेगा बच्चों की कैसे सॉल्व करेंगे? परेशान मत होइए, सही गलत का कुछ नहीं है, इट्स ऑल राइट, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना। हाँ, किसके बराबर बेटा? एम ए को, अच्छा आप किस फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं? हाँ बोलिए। mg को, हाँ mg जो है उसको आप बराबर कर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स, कैसे बोल रहे हैं आप? म्यू एन के बराबर कर देंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मल फोर्स आ जाएगा mg बाई म्यू, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा? ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। रायबरेली से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? रायबरेली से, ठीक। देखिए बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं, बढ़िया सवाल है ना, अच्छा सवाल है, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। सवाल में पूछा गया है कि बच्चों, कार्ट ऑफ मास m हैज अ ब्लॉक m इन कांटेक्ट विद शोन इन द फिगर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। ठीक है, दोनों के बीच का फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दिया हुआ है। अब जब बच्चों आपको ना बताए कुछ, है तो आप दोनों सेम लेके चलना, म्यू एस म्यू के। what should be the minimum acceleration of the cart so that block of mass m does not fall? आपसे पूछा कितना एक्सेलरेशन दे कि ना गिरे। तो बच्चों, जब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो एक्सेलरेशन पूछा है इसमें, है ना, आप इन दोनों को एक पूरा एक एज अ सिंगल ब्लॉक मान सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं बच्चों, एक तो ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो आप, सूडो लगा के भी कर सकते हो। मैं सूडो से बता देता हूं आपको, ग्राउंड फ्रेम से भी आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा। तो सूडो से लगाना है बच्चों, तो फिर ऑब्जर्वर क्या होगा बेटा? ऑब्जर्वर ए होगा या ऑब्जर्वर बी होगा? अगर मुझे सूडो फोर्स से सॉल्व करना है तो बी होगा। या बच्चों ए पे भी सूडो फोर्स लगा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, ए में भी है ना, ए या बी कोई भी सूडो लग जाएगा, है ना। बी से सूडो, ए से नहीं लग पाएगा सूडो। वेरी गुड, जब ऑब्जर्वर एक्सलेटेड फ्रेम में होगा तब सूडो लगेगा, ये ग्राउंड में है, इसमें सूडो ना लगा देना बेटा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर यहां पे है। अब ऑब्जर्वर इस ब्लॉक एम को देखता है, तो बच्चों मुझे बताना, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव करेगा या मूव नहीं करेगा? इसके रेस्पेक्ट में नहीं करेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस में फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। और क्योंकि इन दोनों बच्चों सरफेस के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन भी आगे की तरफ लगेगा। बोलिए ठीक है। और क्योंकि ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस फ्रेम से देखने पे इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? लेफ्ट राइट? लेफ्ट की तरफ। सूडो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों ऐसी होगी ना, और वैल्यू हो जाएगी जिस ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ कर रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है। अगर बच्चों
इस ऑब्जर्वर के देखने पे ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस होंगे, मतलब नॉर्मल की वैल्यू बच्चों एमए के बराबर होगी, ये दोनों बैलेंस होंगे, ठीक है। और एमजी की वैल्यू जो है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगी। बोलिए ठीक है, ठीक है। या मैं आपको बोलूं बच्चों की जो एमजी की वैल्यू होगी ना वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी। मेरी बात मानते हो बेटा आप सारे? ठीक। तो अब नॉर्मल रिएक्शन बराबर एमए होगा और एमजी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हो ये ब्लॉक स्लाइड ना करे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से तो कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, है ना? मानते हो ये बात? क्योंकि अगर लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया तो फिर ब्लॉक तो नहीं रुकेगा। मेरी बात मान रहे हो आप? अगर आपका बच्चों जो mg है यानी जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जैसे f और mg बराबर है, तो ये जो mg की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए mg इतना फ्रिक्शन लग रहा है, अब जो लगने वाला फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम नहीं हुई तो फिर इस ब्लॉक की स्लाइडिंग को ये फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। मेरी बात समझ रही है आपको? तो f जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। अच्छा f है बच्चों हमारे पास mg, तो mg की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन से। मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे m इंटू ए दिया हुआ है, तो mg की वैल्यू कम होनी चाहिए म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की बच्चों वैल्यू है ma, तो देखिए यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, यानी जो a की वैल्यू आएगी बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, a की वैल्यू आएगी g अपॉन म्यू। और देखिए साइन क्या बता रहा है, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू। कहने का मतलब है बच्चों, अगर आप इस ब्लॉक के मोशन को रोकना चाहते हो तो जो आप एक्सेलरेशन लगा रहे हो उसकी वैल्यू g बाई म्यू से बराबर या उससे बड़ी हो। अगर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू g बाई म्यू से कम हो गई तो बच्चों क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे रह पाएगा? क्या नहीं रह पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों की g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इन दोनों बीच के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों मैं ले लेता हूं 0.5। तो देखिए यहां से g बाई म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिवाइड बाय 0.5, डेसिमल हटा दीजिए, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर या उससे बड़ी हो। अगर ये 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? ठीक है, बोलिए। हाँ जो गाड़ी है उसका मास गाड़ी के मास की जरूरत तब पड़ जाती है बच्चे जैसे आपसे एक्सेलरेशन की बजाय आपसे पूछे था बताओ कितना फोर्स लगाएं, ठीक है। हाँ, फिर फोर्स लगाने के लिए फिर m प्लस एम इंटू ये वाला जो एक्सेलरेशन आया है फिर हम m इंटू एम लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ, जैसे एक सवाल में अगर आपको केवल म्यू दिया है तो आप दोनों को बराबर लेके चलो, म्यू एस म्यू की। अगर नहीं बताया है कुछ तो बराबर लेके चलो। हालांकि इस सवाल में आपको केवल स्टैटिक फ्रिक्शन का ही रोल है क्योंकि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, तो आप इसको म्यू एस लेके चलो। अगर कुछ सवालों में जैसे नहीं बताया है और आपको म्यू के की भी जरूरत पड़ रही है तो आप वही म्यू ले लो जो दिया हुआ है। फिर आप उसमें ये मत खोजना कि सर म्यू के तो दिया नहीं, हम कैसे सॉल्व करें। नहीं, जो म्यू दिया है उसी को म्यू एस म्यू के मान लो। बढ़ चले बच्चों आगे, बोलिए। देखिए इनर्शियल फ्रेम से करेंगे तो सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे देख लीजिए बच्चों, देख लो, है ना? ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से ना सॉल्व करके इनर्शियल फ्रेम से करूं यानी ऑब्जर्वर ए से सॉल्व करूं, तो देखिए ऑब्जर्वर ए कैसे समझाएगा। ऑब्जर्वर ए कहेगा कि देखिए इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो पहले तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स की जिम्मेदारी है कि इसको गिरने से रोके, ठीक है। और आगे की तरफ इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। कैसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? ये वाला बड़ा वाला एम छोटे वाले एम पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो अब जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है वो कहेगा कि देखिए चूंकि इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ लग रहा है और यही नॉर्मल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक के आगे की तरफ एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे ये ब्लॉक, ये ऑब्जर्वर है, इसको ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से तो ये आगे जाता हुआ दिखेगा, तो ये आंसर करेगा कि भाई ये एक्सेलरेशन से इसलिए जा रहा है क्योंकि इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है कैपिटल एम, यही नॉर्मल रिएक्शन इसके आगे एक्सेलरेशन का कारण है, तो नॉर्मल बराबर एम ए लिख देगा। और बोलेगा चूंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है ना,
रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस होंगे, F बराबर mg होगा। ठीक है, और आप चाहते हो कि ब्लॉक ऐसे मेंटेन रहे, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन mg है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी म्यू एन से कम होना चाहिए, तो फिर से यहीं पहुंच जाएंगे, है ना, कि ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा। सिंप्लीफाई करेंगे फिर से आंसर यही आ जाएगा। तो बस देखिए, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो सूडो नहीं लगेगा, ठीक है, 3 ही फोर्स लगेंगे, और आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल जाएगा। यहां पे आप कह रहे थे चूंकि इस फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पे है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस दोनों बैलेंस है। इस फ्रेम में आप कहेंगे चूंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का कारण नॉर्मल रिएक्शन है, तो n बराबर ma हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, फिर आप फोर्स अगर निकालते तो फिर मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, तो टोटल मास लिखते m प्लस m इंटू ए। हाँ हाँ, मिनिमम पूछा है तो जी बाई म्यू। हाँ बिल्कुल, सवाल में क्या पूछा, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट मिनिमम, तो मिनिमम एक्सेलरेशन जी बाई म्यू होगा। जी बाई म्यू से कोई भी बड़ी वैल्यू चलेगी, लेकिन जी बाई म्यू से जैसे ही छोटा हुआ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? अगला सवाल करें इसी पे। डीपीपी करेंगे बेटा, बिल्कुल डीपीपी करेंगे आज। ठीक है, हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर हम लोग डीपीपी डिस्कशन करते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है उन्हीं का रिकैप है। पहला पॉइंट बोला है बच्चों, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। बच्चों ये पॉइंट आपको बताया गया है, बोलो एक बार, या सोनू रिवीजन हो रहा है जो मैंने पढ़ाया है बस उसका, बोलिए बेटा। दूसरा पॉइंट है, द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ अ बॉडी। मतलब बच्चों जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है और आपने कुछ फोर्स लगा दिया है, मान लीजिए 10 न्यूटन लगा दिया है, तो क्या बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा पीछे की तरफ 10 न्यूटन, क्या वो बैलेंस कर रहा होगा इसको, है ना? यही बोला है कि द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग स्टेशनरी स्टेट ऑफ अ बॉडी। इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है बच्चों, अगर कोई पॉइंट ऐसा होगा जो मुझे लिखवाना होगा मैं लिखवा दूंगा। Static friction is a self-adjusting force, whereas kinetic friction is not a self-adjusting force. बच्चों ये क्लियर है आप सभी को? ठीक, अगला पॉइंट, द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट एंड द डायरेक्टेड सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन और अटेम्प्टेड रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस। कहने का क्या मतलब बच्चों, कि जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा, बेटा ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये कांटेक्ट सरफेसेस हो गई, तो जो आप फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा, मतलब इस तरह से लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर या किसी एंगल पे नहीं लगेगा, हमेशा जो भी कांटेक्ट सरफेस होंगे उनके पैरेलल ही लगेगा। और जो नॉर्मल होगा बच्चों, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो बच्चों एक पॉइंट आप लिख लीजिए नोट करके, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स friction always acts parallel to contact surfaces. Friction always acts parallel to contact surfaces. देखिए बच्चों, अगला पॉइंट ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था कि कुछ केसेस में बच्चों, इन एक्सेप्शनल केसेस म्यू एस एंड म्यू के कैन एक्सीड यूनिटी। हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है, ज्यादातर केसेस में आपको एक से कम ही देखने को मिलेंगे, पर हाँ म्यू एस और म्यू के की वैल्यूज एक से ऊपर जा सकती हैं। तो कोई स्टेटमेंट लिखा हो म्यू एस एंड म्यू के आर ऑलवेज लेस देन ऑल, जो गलत है,
एक से ऊपर भी वैल्यूज जा सकती हैं, ऑल्दो देयर कॉमनली यूज्ड वैल्यूज आर लेस देन 1 इन न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ज्यादातर आप सवालों में एक से कम देखेंगे, पर हाँ म्यूएस और म्यूके की वैल्यू एक से ऊपर भी जा सकती हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट बच्चों मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। When two highly polished surfaces are pressed hard, जैसे बच्चों हमारा कॉमन परसेप्शन क्या होता है कि यार जितना आप सरफेसेस को स्मूथ बनाते जाओगे उतना फ्रिक्शन कम होता जाएगा, जितना आप इरेगुलरिटीज को कम करते जाओगे फ्रिक्शन उतना कम होता जाएगा। बात सही है, लेकिन अप टू अ लिमिट। जैसे आप बिल्कुल एकदम पॉलिश्ड सरफेस रख लो, बहुत ज्यादा पॉलिश सरफेस रख लो, फिर देखो क्या होता है। When two highly polished surfaces are pressed hard, जब दो पॉलिश सरफेसेस और आप उनको प्रेस कर दो अच्छे से, तो बच्चों कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है उस केस में। देन अ सिचुएशन सिमिलर टू वेल्डिंग अकर्स, इट इज कॉल्ड एज कोल्ड वेल्डिंग, और फ्रिक्शनल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात सही है कि जितना ज्यादा आप इरेगुलरिटीज को कम करते जाएंगे फ्रिक्शन उतना कम होते जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए बिल्कुल परफेक्टली हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस हैं और उनको आपने प्रेस कर दिया, तो वेल्डिंग टाइप का हो जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको पॉइंट को मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको, लिखिए। इफ टू if two highly polished surfaces if two highly polished surfaces pressed against each other, if two highly polished surfaces pressed against each other, then frictional force will be very high, then frictional force will be very high, then frictional force will be very high due to then frictional force will be very high due to cold welding, due to cold welding. चलिए बच्चों, कल की क्लास में मिलेंगे तो फ्रिक्शन पे और डिस्कशन होंगे और डिफरेंट तरीके के सवाल लाऊंगा मैं, तो उन पे चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे। डीपीपी नंबर कौन सा डिस्कशन हो गया था बच्चों, कौन सा करना है हम लोग को? हुआ था। कहाँ तक हो गया था? 2 तक हुआ था। कौन? ओके, कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है? कोल्ड वेल्डिंग मतलब जैसे एक वेल्डिंग हो गया कि आप हाई टेम्परेचर में मेटल्स मेल्ट होते हैं। कोल्ड वेल्डिंग मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता और एटम्स जो है या सरफेसेस फ्यूज हो जाती हैं, कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, मैंने सिलेबस तो आप लोगों को बता रखा है ना ऑलरेडी। हाँ, ग्राफ आएंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी आएगा, बिल्कुल। सूडो फोर्स भी नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं आएगा, उससे पहले का आएगा, बिल्कुल आएगा। वेक्टर लिखा है क्या सिलेबस में आपके? नहीं है, स्प्रिंग फोर्स नहीं है। रुको, अच्छा रुको एक सेकंड, मैं कंफर्म कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। सिलेबस 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 बोलिए बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, जिनको डाउट नहीं जा सकते हैं। बच्चे वेक्टर है नहीं,
वेक्टर नहीं है सिलेबस में। सर बोलिए बेटा। बोलिए। भी 6 का 9 अब ऐसे आप एक बार मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्टरी ओके ठीक है ठीक है। हाँ पूछा क्या है बेटा, पूछा क्या है? हॉरिजॉन्टल पूछिए सर। तो y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई आर वाला बताया था ना, वो लगा लीजिए। इन मोशन ओके सर। हाँ अब बेटा ऐसे मत करो, नहीं तो फिर हम लोग का पूरा बिगड़ जाएगा। अच्छा हाँ, वेक्टर्स नहीं आएंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। चलिए हाँ, अब आ जाइए बच्चों, डीपीपी जो हम लोग कर रहे थे उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, नहीं तो ऐसे आप सारे रैंडमली पूछोगे तो कुछ कहीं नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। डीपीपी 4 डिस्कशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 हाँ एक एक करके आते हैं बच्चों, एक एक करके, बस 1 मिनट दे दीजिए। डीपीपी 4 डिस्कशन, हाँ आते हैं। सवाल नंबर 1 में डाउट है, डीपीपी 4 में? यस हाँ अच्छा, है या नहीं है? है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए बच्चों, फोर्स और टाइम का, हाँ कोई बात नहीं, फोर्स टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो फोर्स टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको चेंज इन मोमेंटम देगा, ठीक है बेटा, है ना। तो इन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और मास 2 किलो है। तो आप देखिए इनिशियल मोमेंटम इसका मतलब आपके पास है 5 इंटू 2, इनिशियल मोमेंटम आपके पास है 10, है ना। फाइनल मोमेंटम अगर आपको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है तो फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर एरिया अंडर द कर्व। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा जिनका डाउट है। यस ठीक है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, दूसरे में दूसरे में आंसर नहीं मैच हो रहा है। ठीक है मैं बताता हूं। इन द फिगर गिवन बिलो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg शोन, इंपल्स एट 2 सेकंड विल बी हाउ मच। तो इंपल्स बच्चों, इंपल्स का क्या मतलब होता है बताइए जरा, इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब बेटा 2 सेकंड पे इंपल्स पूछा है, तो 2 सेकंड के जस्ट बाद बेटा देखिए तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी फाइनल मोमेंटम तो 0 हो गया 2 सेकंड के जस्ट बाद, है ना बेटा। और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 2 सेकंड से पहले, देखोगे तो स्लोप है, तो मास कितना है 0.1 kg है, और वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों उसका स्लोप, स्लोप हो जाएगा यहाँ पे देखो जरा 4 डिवाइड बाय 2, 2 हो जाएगा, तो माइनस 0.2 आना चाहिए बच्चों। क्या दिया हुआ है? सही तो है बेटा। चलिए तीसरा नंबर हो गया है, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां, सातवां, हाँ बता देता हूं, सातवां थोड़ा देखिए बच्चों, समझ लीजिए सातवां सवाल। सातवें सवाल में देखिए क्या हो रहा है बेटा कि ऑब्जेक्ट एक फोर्स फ्री सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस, ठीक है। तो एक सैटेलाइट है बच्चों, वो फोर्स फ्री स्पेस में है, तो और उस पर डस्ट ऐड होती जा रही है अल्फा वी से, वी इज द वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। तो बच्चों जो फोर्स लिखते हैं हम लोग वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, डी डी टी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चों इस केस में, सैटेलाइट के केस में क्या हो रहा है कि मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। मास चेंज हो रहा है क्योंकि उस पर डस्ट गिरते जा रही है, तो उसकी वजह से मास चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इसलिए आ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर दोनों चीज वेरिएबल है बच्चों, तो F बराबर आप लिखोगे, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों, तो डी डी टी ऑफ मास पहले लिख दो, ठीक है, और वेलोसिटी एज इट इज, फिर मास को कांस्टेंट मान लो, डी डी टी ऑफ वेलोसिटी निकाल दो। तो बच्चों वेलोसिटी, मास को डिफरेंशिएट करेंगे तो मास बोला गया है कि अल्फा वी के बराबर है, और एम डीवी बाई डी टी का मतलब बच्चों हो गया एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो एक्सेलरेशन है। अब बोल रहा है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, तो बच्चों जीरो हो गया वो फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये रेडियल एक्सेलरेशन है, तो बेटा फोर्स फ्री स्पेस है तो फोर्स जीरो कर दीजिए।
तो यहां से देखिए v कांस्टेंट है, v बाहर है, अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, dv बाई dt भी एक्सेलरेशन बन जाएगा, और मास इनटू a, ये ma है, ये 0 है। तो बच्चों यहां से देखिए एक सेकंड बच्चों, मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? मास अल्फा v नहीं है, क्या है? एक सेकंड। where v is the velocity, a is acceleration of the particle, stationary dust at the rate of alpha v। अच्छा, dust at the rate of alpha v। एक सेकंड बच्चों, है ना, थोड़ा सा, हाँ फिर से लिखते हैं। तो v बच्चों ये है, और dm बाई dt प्लस m इंटू ए। तो बच्चा ये जो dm बाई dt है, ये किस रेट से मास बढ़ रहा है? मास उसी रेट से बढ़ेगा जिस रेट से डस्ट आके सैटेलाइट पे गिरेगी। तो बच्चों सवाल में वो अल्फा v दिया हुआ है, तो ये v इंटू ये अल्फा v हो जाएगा, और मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास m आपको पता है, हमें क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है, तो एम ए बराबर माइनस अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा बच्चों माइनस अल्फा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है बच्चों, लेकिन ठीक है, इस तरह से होगा। क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं, इसलिए किसी को भी कांस्टेंट नहीं ले पाएंगे। जितने सवाल आप देखते थे, हम लोगों ने जितने प्रैक्टिस किए थे, या तो मास कांस्टेंट होता था या वेलोसिटी। इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट ये है, दोनों वेरिएबल हैं, तो दोनों को डिफरेंशिएट करके वैल्यूज रखनी पड़ेगी बस। हाँ, बिल्कुल अजीब सा है, बिल्कुल अजीब सा है। 8वां हो गया बेटा, 8वां। Yes, sir. Yes, sir. 9वां हो गया, 9वां। 10वां। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डीबीबी नंबर 5 अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है। Okay, sir. डीपीबी 5 अगले क्लास में बेटा डिस्कशन करेंगे, मेरी क्लास है अभी। हाँ बोलिए बोलिए। एक सेकंड, कौन कहां से पूछ रहे हो आप? रैंडमली मत पूछो यार, क्या है कि फिर सारे पूछेंगे, मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? डीपीपी नंबर 5 में 4 में कोई है आपको डाउट? आप अपना सवाल एक सेकंड होल्ड करिए बेटा। डीपीपी नंबर 4 में किसी को और कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, हाँ बोलो बेटा, रैंडम जो पूछ रहे थे बोलिए। एक बुलेट फ्लो से 1 by हम्म, the least number of planes required to store the route. एक बुलेट मतलब एक प्लैंक से जा रही है तो कितना होता है? I know it's 1 बाई एन हो जाती है उसकी वेलोसिटी। तो पूछ रहा है कितने प्लैंक की जरूरत पड़ेगी उसकी वेलोसिटी को 0 करने के लिए। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या? assuming constant retardation. अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। तो अज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो आप ऐसा मान लो बेटा कि जैसे v से एंटर हो रही है और v बाई एन से निकल रही है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इतना हो रहा है, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या बेटा? टाइम वाइम का कुछ रिलेशन बताया है क्या? No, sir. ऐसे कुछ और ये बोला है कि अगर प्लैंक से पास होती है तो उसकी स्पीड 1/n हो जाती है, 1/n हो जाती है ना, ठीक है। तो मास m मान लीजिए, और m v बाई एन फाइनल हो गया माइनस इनिशियल, और ये मान लीजिए f इंटू टी हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ऐसा मान लेते हैं चूंकि हर एक फोर्स सेम रिटार्डेशन लगा रहा है, तो मान लीजिए कि बच्चे हमें जो है प्लैंक की रिक्वायरमेंट x है, ठीक है। तो हर एक प्लैंक x मतलब f फोर्स लगाएगा, सेम रिटार्डेशन है, तो x नंबर ऑफ प्लैंक जो होंगे वो xf इतना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो xf की वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम mv है और फाइनल 0 है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा कि xf बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास mv, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो जाएगी, है ना, कि x नंबर ऑफ प्लैंक चाहिए होंगे, है ना, और हर एक f रिटार्डेशन लगा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे मतलब, तो mv xf बराबर mv, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। और एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं
कि एक फोर्स की वैल्यू कितना लिख दें। तो और कितने टाइम में बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, ये भी कुछ टाइम का रिलेशन कुछ भी नहीं दिया है। टाइम नहीं दे रखा। तो एक्स एफ बराबर एम वी हो जाएगा और एम वी बाई एन, एफ की वैल्यू हम लोग यहां से रख देते हैं, मान लीजिए टाइम टी, तो एफ की वैल्यू इसमें रख दो, तो एम कॉमन ले लेंगे, वी कॉमन ले लेते हैं, 1/n -1 और डिवाइडेड बाई टी इंटू एक्स बराबर एम वी। ठीक है। एक प्लैंक से क्रॉस करने पे, और एक प्लैंक की थिकनेस भी नहीं है, कुछ कुछ बताया प्लैंक की थिकनेस कुछ। तो सर ठीक है। एक मान लेते हैं v से एंटर हो रही है और v बाय n से बाहर जा रही है, थिकनेस कुछ ले लेते हैं, x मान लेते हैं थिकनेस। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए एस। ठीक है, ओके। और मान लीजिए अगर ऐसे n प्लैंक है तो थिकनेस हो जाएगी nx, नहीं प्लैंक के नंबर कुछ हम लोग लेते हैं, y ले लेते हैं, तो y प्लैंक है तो थिकनेस हो जाएगी yx, घुस रहे हैं v से, निकल रहे हैं 0 से, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a। ये बच्चे ये देखिए हो जाएगा सॉल्व। ये पहली इक्वेशन एक प्लैंक के लिए, ठीक है, और ये जो दूसरी इक्वेशन है दूसरे प्लैंक के लिए, मतलब पूरा अगर n प्लैंक रखे होंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन है, एक में x अननोन है और एक में y अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन है। यहां से आप एक काम करना कि इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू, सॉरी इस वाली इक्वेशन से x निकाल लेना पहले वाली इक्वेशन से और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो y आ जाएगा। ठीक है, y आ जाएगा तो फिर हाँ, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर तुम्हें फिर से x से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने के लिए। ठीक है, करना सॉल्व नहीं होता है तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, ओके।